हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे एसएसटी में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास के स्रोत देख लिए थे। आज हमें जो टॉपिक देखना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यदि हम अपनी पिछली क्लास की बात करें तो हमने पिछली क्लास में, जैसा कि मैंने बताया, भारत का इतिहास देखा है। तो भारत की इतिहास या फिर भारतीय इतिहास या फिर हम इतिहास के स्रोतों की बात हमने की थी। तो इतिहास के स्रोतों के को बांटा गया था पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी विवरण। ये हमने अपनी पिछली क्लास में सभी चीजें देख ली हैं। फिर उसके बाद हमने प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात की थी, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण, साथ ही साथ ताम्र पाषाण काल देखा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो अलग अलग डेट सिंधु घाटी सभ्यता को हमें देखने में मिलती है, और अलग अलग बुक में अलग अलग बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताई जाती हैं। लेकिन यदि आप अधिकतर बुक्स में देखोगे तो आपको अधिकतर बुक्स में क्या देखने को मिलेगा? अधिकतर बुक्स में जो डेट आपको देखने को मिलती है वो सिंधु घाटी सभ्यता की वो मिलती है 2750 से लेकर के 1750 तक। ये आपको डेट देखने को मिलती है। अधिकतर बुक में यदि आप देखोगे तो ये डेट आपको देखने को मिलेगी 2750 से लेकर के 1750, यानी कि 2750 से लेकर के 1750। अब बात आती है कि ये किसके अनुसार है? तो कार्बन डेटिंग के अनुसार है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये सर्वमान्य तिथि है। कौन सी? 2750 से लेकर के 1750, यानी कि 2700 से लेकर के 1700 तक। फिर उसके बाद हमें और क्या क्या तिथि देखने को मिलती है? तो हमें देखने को मिलती है 2500 से लेकर के 1500 तक, ईसा पूर्व तक, जो जिसके लिए क्या बोला जाता है कि ये समय किसने बताया है? तो ये समय जिसने बताया है तो वो कौन है? मार्टिमर व्हीलर। किसने बताया है ये समय? मार्टिमर व्हीलर ने। नोट डाउन करते जाइएगा, मार्टिमर व्हीलर ने ये तिथि बताई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि ये है 2500 से लेकर के 1500। फिर उसके बाद में जॉन मार्शल ने बताया, जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है 3250, यानी कि 3250 से लेकर के 2750। ये जॉन मार्शल के अनुसार समझिएगा। जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि है 3200, यानी कि 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि पहले मैं इसको बताऊंगी। कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो तिथि आई है वो 2750 से लेकर के 1750 तक की है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रही है। फिर उसके बाद में फादर एच हेरास आते हैं, वो बोलते हैं नहीं, 6000 ईसा पूर्व ये रही है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। तो अलग अलग लोग अलग अलग बारे में कहे हैं, ये सभी को नोट डाउन कर लीजिए, जो कुछ भी आएगा आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सर्वमान्य तिथि के अनुसार मैंने बताया है। ये जो आप डेट देख रहे हैं 2400 से लेकर के 1700, यदि इस तरीके से आता है तो बिल्कुल टिक कर देना। लेकिन आपके एग्जाम में इस तरीके जो मैंने डेट बताया है अलग अलग विभाजन के रूप में आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी, हड़प्पा में की गई थी। और इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह कौन सी सभ्यता थी? यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। समझिएगा, यहाँ पे आप लोग एक बात को समझिएगा कि इस सभ्यता की यदि हम बात कर रहे हैं, किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। उस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थान की खोज की गई तो वो है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा है।
कब की गई इसकी खोज? तो 1921 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो दूसरी खोज की गई वो मोहनजोदड़ो की गई। जोदड़ो की गई। कब की गई? तो 1922 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। तो दोनों को याद रखिएगा, हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922, ये है दयाराम साहनी और ये है राखल दास बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यदि हम देखें कि क्या आता है, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तथा पश्चिम में बालूचिस्तान के सुतगा-गेंडूर से पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक था। समझाऊंगी इसको। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में था। इस सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि ये तो जान लिया गया कि इन्होंने कुछ लिखा, लेकिन क्या लिखा ये पता नहीं है। ठीक है, क्या लिखा इन्होंने ये नहीं पता है, लेकिन इन्होंने कुछ लिखा है। इसीलिए कहा गया कि क्योंकि चित्र दिखाई देते हैं, इस तरीके से चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या लिखा है ये नहीं पता चल पाता। तो क्या बोला जाता है कि भाव चित्रात्मक लिपि है। और ये सभ्यता कहाँ कहाँ फैली है? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली है। अब बात आती है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे यदि हम छोटा सा मैप बना करके समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। यहाँ पे हम समझते हैं ये पाकिस्तान हो गया और ये वाला ये जो पूरा ये अफगानिस्तान वाला ये एरिया हो गया। ठीक है, अब बात आती है ये पूरा उधर का एरिया है, लेकिन यहाँ पे हमें मेन देखना है ये कहाँ से कहाँ तक है। पेन का कलर बदलूंगी यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है कश्मीर के मांडा। कहाँ है? कश्मीर के मांडा में। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो कश्मीर में मांडा स्थान है। ठीक है, कश्मीर में मांडा, यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र के दैमाबाद। ठीक है, तो ये उत्तर से लेकर के दक्षिण हो गया आपका। फिर उसके बाद में बालूचिस्तान से लेकर के आलमगीरपुर, यहाँ पे आपका बालूचिस्तान है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। ये पूरा का पूरा ये स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। इतने जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी, ये इसका विस्तार है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है उत्तर में कौन सा जगह है, तो मांडा कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जिसको आप ईस्ट ही बोलते हो, और पश्चिम में है आपका बालूचिस्तान। बातें क्लियर है? इतना तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। अब बात आती है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नगर नियोजन एवं अन्य विशेषताएं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन सर्वाधिक उत्कृष्ट था और इस सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। सामान्यतः नगर प्राचीर से घिरे होते थे और धौलावीरा जो कि गुजरात है एक अपवाद है जो त्रिस्तरीय है। समझिएगा, ये जो नगर है, ये पहली बात, ये नगर इस तरीके से बना था, ये ग्रिड सिस्टम वहां हुआ करते थे। ग्रिड सिस्टम की यदि हम बात करें तो वो किस इतना सुंदर तरीके से ये शहर बसा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए गए थे कि यदि इनके आप घर देखो तो ये रोड है, इस तरीके से रोड रहता था। यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, इसको बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब हवा जब चलती थी तो जब इधर से इधर तरफ हवा चल रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही है तो रोड साफ। यदि आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा चल रही है तो रोड साफ। यानी कि इस तरीके से कोई भी इनके कोई गंदगी नहीं हम बोल सकते हैं,
क्यों? क्योंकि हवा ही पूरा रोड को साफ करती थी, क्योंकि घर इस तरीके से बने थे और इनके जो घर बने थे वो इनकी खिड़कियां रोड की तरफ नहीं खुलती थी, बल्कि पीछे की तरफ इनकी खिड़कियां खुलती थी और इनके यहाँ नालियां हुआ करती थी और नालियां भी इस तरीके से हुआ करती थी कि जो आज हम मेट्रो सिटीज में देखते हैं कि नालियां ढकी हुई होती हैं, तो उस समय ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसकी नालियां ढकी हुई होती थी। यहाँ तक कि जैसे कि हम आज की डेट में देखते हैं जो लेड बाथ का पानी होता है ना, जैसे कि स्नान करने का जो पानी होता है एवं जो रसोई का पानी होता है, तो उसका पानी, ये दोनों की ही निकासी अलग अलग होती थी, जिसको ये दोनों, जैसे कि नहाने धोने का पानी उसकी निकासी अलग होती थी और जो रसोई का पानी है उसकी निकासी अलग होती थी। रसोई के पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसको फिल्टर किया जाता था और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से जल का प्रबंधन करना है ये भी जानते थे। ये सभी बातें जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है। और बताना चाहूंगी, ये तो आप रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन बातों को समझिएगा, ठीक है। जब ये जो सभ्यता है वो ईंटों से बनी थी और वो कैसी ईंटें थी, तो पकी हुई ईंटें थी। आज की डेट में हम देखते हैं ना कि भट्टियों में पकाया जाता है ईंटों को, तो उस समय भी ईंटों से बने हुए इनके घर होते थे, भट्टियों में पकाया जाता था। इसीलिए कहा जाता है कि पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि जैसा कि मैंने बताया कि सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बना करके बता दिया था। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। देखिए, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय गलियों की ओर, मुख्य सड़क की ओर के बजाय गलियों की ओर यानी कि पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ऐसा कौन सा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं? तो लोथल ऐसा जगह है जहां पे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और उसके अलावा जितने भी स्थान थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उन सभी में जितने भी सड़क थे वो जितने भी घर थे वो मुख्य रोड की तरफ नहीं, यानी कि मेन रोड की तरफ नहीं, बल्कि पीछे की ओर यानी कि गलियों की तरफ खुला करते थे। अब ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है। अब वृहद स्नानागार समझते हैं क्या होता है? ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ क्या होता है समझिएगा। इस तरीके से ये डिजाइन रहती थी, यहाँ पे सीढ़ी नुमा आकृति रहती थी, ठीक है इसको, और यहाँ पे स्नान की व्यवस्था रहती थी। अब आप ये बताइए कि जब कोई नहाता है तो कोई उनको देखता है क्या? नहीं देखता है। तो आप ये सोचिए कि ये इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक स्नानागार है, सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी में यदि आप देखोगे, यदि आप गूगल कर लेना आप मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या फिर बृहद स्नानागार, तो आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये साक्ष्य है कि ये जो बृहद स्नानागार है वो पारंपरिक रूप से प्रयोग में लाए जाते थे। यानी कि आज का जो कुंभ है वो उसी तरीके का कोई ना कोई रिलीजियस धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये महान स्नानागार या बृहद स्नानागार का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो हमारे जो खोज करता है उनका कहना है कि हम कभी भी यदि कोई नहाता है तो उसकी तरफ तो देखते नहीं है, और यहाँ पे सीढ़ी में बैठ के यदि कोई किसी को देख रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये बृहद स्नानागार प्रयोग में लाए जाते थे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसके मध्य में स्नान कुंड था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जिसकी लंबाई याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई थी इसकी 7.01 मीटर और गहराई थी इसकी 2.43 मीटर। नोट डाउन कर लीजिएगा कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी कितनी है, तो चौड़ाई है इसकी 7.01 मीटर और गहराई कितनी है इसकी, तो गहराई है इसकी 2.43 मीटर। इसको नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है।
ठीक है। फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो का अन्नागार संभवतः उस काल की सबसे बड़ी इमारत थी। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदड़ो की, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में अन्नागार नहीं था, हड़प्पा में भी अन्नागार था, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है हड़प्पा से क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से हमें अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन मुख्यतः यदि हम बुक्स में देखते हैं तो कहाँ का अन्नागार हमें पढ़ने को मिलता है, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन हड़प्पा से भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सड़कों किनारे पक्की नालियों का विकास हुआ था और नालियां ढकी हुई थी। जैसे कि आज हम बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं नालियां ढकी हुई रहती हैं, तो वैसा ही वहां पे व्यवस्था थी। जैसे कि मैंने ये सभी बातें आपको बता दी है। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो हड़प्पा, ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बोल करके ही चीजों को बता दूं। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति भी उन्नत थी, व्यापार, कृषि तथा पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान था। पूछा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था की क्या सुविधा थी, यानी कि आर्थिक रूप से क्या व्यवस्था हुआ करती थी, तो व्यापार, कृषि, पशुपालन, ये तीनों ही हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि उस समय यदि व्यापार की बात करोगे तो ये इंटरनली भी व्यापार किया करते थे और एक्सटर्नली भी व्यापार किया करते थे। क्यों? क्योंकि ये यदि आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया, ये सभी सभ्यताएं उस समय थी, और वहां से हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि वहां से बहुत सारी चीजें हमारे भारत में आती थी। और यदि आप इंटरनली देखोगे तो गोल्ड हो गया, जैसे कि कोलार से गोल्ड का आदान प्रदान सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी धातुओं के बारे में इनको ज्ञान था, बस लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे, और बाकी ये सभी जितने भी धातु है उनका इनको ज्ञान था। जैसे कि आप सोना चांदी इसकी बात करेंगे तो इनको ज्ञान था, ठीक है, लेकिन ये लोहे के बारे में इनको ज्ञान नहीं था। तो व्यापार, कृषि, पशुपालन किया करते थे, और व्यापार कैसा था? इंटरनली भी था और एक्सटर्नली भी था, यानी कि भारत के अंदर भी व्यापार हुआ करता था और भारत के बाहर भी आदान प्रदान हुआ करता था, ठीक है। गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसल थी, ध्यान दीजिएगा, गेहूं और जौ यहाँ की प्रमुख फसल थी। सर्वप्रथम कपास की कृषि करने का श्रेय इसी सभ्यता को जाता है। बोला जाता है कि कॉटन को किसने खोजा, यानी कि कॉटन के लिए सबसे पहले किसको श्रेय जाता है कॉटन की कृषि करने के लिए, या फिर हम बोलेंगे कपास की कृषि करने के लिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी और उनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ हुआ करती थी। गेहूं और जौ जो आज के डेट में यदि हम ज्वार यदि हम देखते हैं वही है, ठीक है। गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, बाजरा, चावल आदि प्रमुख फसलें थी। ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं थी, बिल्कुल सभी था, ठीक है। गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, बाजरा, चावल ध्यान रखिएगा, यानी कि धान की यदि हम बात कर रहे हैं तो धान भी था, और धान के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, तो उसको भूलिएगा नहीं कि नहीं उस समय तो केवल गेहूं मिलता था, ऐसा नहीं है, धान के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक। लोथल से फारस की मुहर तथा पत्तन के अवशेष तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है, यानी कि मुहर भी हमें मिली है। लोथल से एक मुहर मिली है, ठीक है, और कालीबंगा से भी हमें बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल शेप, इस तरीके के शेप की मुहर, ये बेलनाकार इसको बोलते हैं हम, है ना, बेलनाकार मुहर हमें देखने को मिली है। अब आप देखोगे सामाजिक स्थिति व धार्मिक स्थिति क्या थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो हमने देख ली, तो सामाजिक और धार्मिक स्थिति की हम बात करें तो समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान, पुरोहित, व्यापारी तथा श्रमिक यानी कि शिल्पकार आदि रूप में विभाजित किया गया था। अब देखिएगा, जो विद्वान है यानी कि कोई जन्म से लेना देना नहीं है कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, जी नहीं, जो विद्वान है वो पुरोहित, ठीक है, जो व्यापार ये सब के काम में लगा हुआ है तो वो शिल्पकार। इस प्रकार से
पूरे समाज में विभाजन हुआ करता था। यह सभ्यता शांति प्रिय थी। पुरुष तथा महिलाएं दोनों आभूषणों का प्रयोग किया करते थे, जैसा कि मैंने बताया, सोने चांदी का ज्ञान, फिर उसके बाद में स्टोन्स, पर्ल्स, ठीक है, पर्ल्स मतलब मोतियों, इनका ज्ञान इनको था, ठीक है। और शवों की अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। जब ये अंतिम संस्कार करते थे, जैसे कि पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, इस तरीके से ये शवों का अंत्येष्टि किया करते थे। अब आप ये जानेंगे कि बहुत सारे ये इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं कि बहुत सारी जगह पे यदि आप देखोगे तो क्या बहुत सारी जगह नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बताया जाता है कि जब ये अंतिम संस्कार किया करते थे तो आप देखोगे तो कहीं कहीं पे कुत्तों के अवशेष यानी कि कुत्तों के साथ में दफना दिया जाता था। कहीं कहीं पे 2 कंकाल देखने को मिले हैं तो बताया गया। कहीं पे चूड़ियां साथ में मिली है तो बताया गया, इसका मतलब कि सती प्रथा हुआ करती थी, यानी कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ दफनाया जाता था। तो इस तरीके के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। या कहा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ये सभी बातें निकल करके सामने आती है। फिर हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति पूजा का विशेष प्रचलन था। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की उपासना किया करते थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये प्रकृति के उपासक थे और ये जल की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे। पशु की पूजा के लिए यदि हम देखें तो ये पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए यदि हम देखें तो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। सर्च करिएगा गूगल में, यहाँ पे तो फोटो मैंने अटैच नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप लोग सर्च करिएगा गूगल में पशुपतिनाथ जी की। यदि आप पशुपतिनाथ हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता इस तरीके से सर्च करना तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके के वो पशुपतिनाथ थे। बीच में पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का अर्थ है यानी कि पशुओं के नाथ, वो पशुपतिनाथ, ये इस रूप में ये पूजा करते थे। लेकिन कोई यदि आप देखोगे तो कोई टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं मिला है, यानी कि मंदिर नहीं है, किसी भी प्रकार का इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे, यानी कि यदि आप देखोगे तो लिंग एवं योनि की पूजा किया करते थे, ये मातृ देवी की पूजा, ठीक है। पृथ्वी की पूजा किया करते थे ये, और ये वृक्षों की पूजा किया करते थे। और हमें मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा देखने को मिलती है। तो कहा जाता है, और ये कांस्य प्रतिमा नग्न प्रतिमा देखने को मिलती है, तो कहा जाता है, यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि उस समय प्रोस्टिट्यूशन भी हुआ करता था, वैश्यावृत्ति भी हुआ करती थी, और ये नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा इसकी साक्ष्य है, ऐसा बताया गया है। बुक्स में ये सभी चीजें लिखी रहती हैं। मुहर मृदभांडों का पर्याप्त विकास हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कहीं कहीं पे हमें ये अग्नि की भी पूजा किया करते थे, और अग्नि के भी साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। ये अग्नि को भी पूजा करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अग्नि के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। लोथल जो कि आपके गुजरात में है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल बताए गए हैं। तो प्रमुख स्थल, ये थोड़ा मैं फॉन्ट को छोटा करूंगी जिससे दिख सके चीजें, हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी के तट पर है ये हड़प्पा, और स्थिति यदि आप देखोगे तो आज के पाकिस्तान में है। क्या क्या मिले हैं? तो अन्नागार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कब्रिस्तान, धोती पहने मूर्ति, कांसे की इक्का गाड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, और राखल दास बनर्जी को इसका श्रेय जाता है। सिंधु नदी के तट पर है, जो कि आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति की मूर्ति मिली है, नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, विशाल अन्नागार मिला है, और स्नानागार
कि स्नानागार ग्रेट बाथ और विशाल अन्नागार और सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ये 3 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये विशाल अन्नागार, लेकिन अन्नागार हड़प्पा में भी देखने को मिला है, लेकिन विशाल अन्नागार की बात करोगे तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार, बृहद स्नानागार, सूती वस्त्र के साक्ष्य, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें देखने, पशुपतिनाथ, और मुहर में भी पशुपतिनाथ रहते थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सुतका गेंडोर जो कि आज ही बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, और यदि हम देखें खोज किसने किया है तो ऑरलस्टाइन एवं दाश्क ने किया है, जॉर्ज डेल्स ने किया है। ऑरलस्टाइन एवं दाश्क ने 1927 को किया, 1927, और जॉर्ज डेल्स ने किया। ये आपका यदि बालूचिस्तान में है ये स्थान हमें देखने को मिलता है। और तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां और राख से भरा बर्तन यहां से हमें मिला है। चांद हुदाड़ो की बात करोगे जो कि आज के सिंध के पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एनजी मजुमदार जी को श्रेय जाता है चांद हुदाड़ो की खोज का, 1931 में किया था। मैंने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि ऑरलस्टाइन एवं जॉर्ज डेल्स ने सुतका गेंडोर की खोज की। किस नदी के तट पर है तो दाश्क, ये DHS के दश्क नदी के तट पर है, ठीक है। किस नदी के तट पर है तो दश्क नदी के तट पर है, इसको याद रखिएगा, क्या, सुतका गेंडोर, ठीक है। अब उसके बाद में चांद हुदाड़ो की बात कर रहे हैं हम लोग। चांद हुदाड़ो की खोज किसने की तो मजुमदार ने की, CM ऐसे करके याद रखिएगा, चांद हुदाड़ो CM ऐसे करके याद रखिएगा, हो जाएगा। 1931 में खोज हुआ है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं और मुहर निर्माण के केंद्र मिले हैं हमें, ठीक है। फिर कालीबंगा की बात करें तो अमलानंद घोष ने खोज किया है, घग्गर नदी के तट पर है जो कि सरस्वती के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा आज के राजस्थान में है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, स्टार मार्क लगा करके नोट करिएगा। नक्काशीदार ईंट मिली है, अग्नि वेदिका मिली है, पक्की मिट्टी का हल मिला है। कोट दीजी की बात करोगे तो आज के पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर है, फजल अहमद ने 1953 में खोज की। पत्थर के बाणाग्र मिले हैं और यहाँ पे हमें चाक पर निर्मित मृदभांड देखने को मिले हैं। रंगपुर स्थान जो है उसकी खोज रंगनाथ राव ने की है 1953-54 में। मादर नदी के तट पर है, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है ये। धान की भूसी, गेहूं की खेती के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं, कहाँ से, रंगपुर। पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, बताऊंगी यहाँ पे कि पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि गेहूं की खेती एवं, ध्यान दीजिएगा, हमें धान की खेती के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, तो इसी रंगपुर में हमें चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें और क्या मिला है, ये जो है आप इसकी बात करोगे रंगनाथ के साथ इनको रघुनाथ भी बोला जाता है, क्या, सॉरी, पूरा नाम इनका क्या है तो रंगनाथ, रघुनाथ नहीं, रंगनाथ राव इनका पूरा नाम है। और आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि धान की भूसी ये बताती है कि यहाँ पे धान था। भूसी कब रहेगी, जब धान रहेगा। तो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर कहाँ है तो आज के गुजरात में है। गेहूं के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको किले देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कच्ची ईंटों से बने हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल पकी हुई ईंटों से, घरों का जो निर्माण हुआ है पकी हुई ईंटों से निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो किले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। जो अलग है वो मैंने बता दिया है, याद आपको करना है। देखिए, याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी है, फैक्ट है क्योंकि ये
ठीक है। रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम अक्सर केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसको पढ़ के चल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन फिर और कुछ आ जाता है। रोपड़ जो कि आज के पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की 53 से 56 तक। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुत्तों को दफनाया जाता था मनुष्य के साथ में, तो ये कहाँ से पता चला है, तो रोपड़ से पता चला है। ठीक है। लोथल जो कि आज के गुजरात में है, अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर है। तो लोथल के बारे में पूछा जाता है, किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है, और इसकी भी खोज रंगनाथ राव जी ने की है। यहाँ पे हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं। हाथी दांत का पैमाना, यानी कि जो मोती जो होते हैं ना, हाथी दांत, इस तरीके के जो दांत होते हैं वो, ठीक है। युग में शवादान, इसका मतलब जोड़े में शवों को दफनाया जाता था। और चावल के दाने एवं खिलौने देखने को मिलते हैं। ठीक है। कहाँ से, लोथल से। ठीक है। आगे बढ़िएगा। अलामगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया है। यहाँ पे हमें मिट्टी के बर्तन, कटोरे के टुकड़े हमें देखने को मिले हैं। धौलावीरा जो कि आज के कच्छ गुजरात में है, ठीक है। खादिर बेत, यदि आप कच्छ की बात कर रहे हैं तो वहां पे है। बीबी लाल आर.एस. बिष्ट, तो अधिकतर पूछा जाता है कि खोजकर्ता कौन, तो आर.एस. बिष्ट याद रखिएगा। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ पे हमें देखने को मिला, खेल का मैदान है। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति है, पत्थर से नेवले की मूर्ति बनी हुई है। कहाँ, धौलावीरा में। कहाँ, तो धौलावीरा में, जो कि आज का क्या है, कहाँ पे है धौलावीरा, आज का आपका गुजरात में, कच्छ गुजरात में है। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि इसको यदि आप बोलोगे, यदि क्षेत्र के हिसाब से देखोगे तो धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान माना गया है। धौलावीरा क्षेत्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिगेस्ट सिटी है ये, समझ में आ रहा है। और यहाँ का जो आप देखोगे, यहाँ जो धौलावीरा है, इसको ना केवल, इसको क्या किया गया है, इसको धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। फिर आगे आ जाओ, राखीगढ़ी आज के हरियाणा में है और चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका है यहाँ पे राखीगढ़ी में। ठीक है। सूरजभान ने खोज किया है, ये सब नहीं पूछा जाता, उतना नहीं पूछा जाता। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि बनावली आज के हरियाणा में है, आर.एस. बिष्ट खोज करता है, सरस्वती नदी के तट पर है। ये घग्गर नदी के तट पर राखीगढ़ी को बताया गया। घग्गर यानी वही सरस्वती। मिट्टी से बना हल का खिलौना, और जौ जो कि जैसा कि मैंने बताया गेहूं और जौ मुख्य फसल थी, लेकिन धान, सरसों, इसके भी एक्सक्यूज मी प्लीज, इसके भी साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया। और उसके बाद में एक और चीज पढ़ लीजिएगा, मांडा, क्योंकि उत्तर में देखेंगे तो मांडा क्या पड़ता है, मांडा कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, तो मांडा, जो कि कश्मीर में है। खोजकर्ता कौन है मांडा का, तो जेपी जोशी। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए बता दे रही हूँ। जेपी जोशी और मधुबाला खोज करता है। 1982 में इसकी खोज हुई है मांडा की, और ये चेनाब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर है। ठीक है। और यदि आप पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरीय स्थान है, यानी कि उत्तर में बसा हुआ स्थान है ये। इतनी चीजें याद रखिएगा, केवल यही पूछा जाता है उत्तर में क्या है। अलामगीरपुर आपका पूर्व में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में बालूचिस्तान में। साउथ में जो पड़ता है वो है दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। यहां से हमें रथ ये यानी कि चराइट जिसको हम बोलते हैं, रथ के हमें साक्ष्य पूछा जाता है। रथ का साक्ष्य कहां से मिला, तो रथ का साक्ष्य हमें दैमाबाद से मिला। कहां से मिला, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, वहां से हमें रथ का साक्ष्य मिला। याद कर लेना कि
दाई माँ किस में बैठ के आई, तो रथ में बैठ के आई। दाई माँ किस में बैठ के आई, रथ में बैठ के आई। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम वैदिक संस्कृति की बात कर लेते हैं, यानी कि वैदिक युग और उसके बाद में उत्तर वैदिक युग की अब हम बात कर रहे हैं। वैदिक युग की यदि हम बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंप्लीट हो चुका है। वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम बोलते हैं आर्य सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक संस्कृति को, पूरी संपूर्ण वैदिक संस्कृति को आर्य सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। किस सभ्यता? कौन सी सभ्यता? आर्य सभ्यता। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जो वैदिक पीरियड है, ये ओवरऑल यदि आप देखोगे तो कैसे डिवाइड है, समझिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है क्या? यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। ओवरऑल यदि आप वैदिक पीरियड को डिवाइड करोगे तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, 1500 से लेकर के 600 तक हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1500 से 600 तक यदि हमने डिवाइड किया है तो किस तरीके से डिवाइड होगा? ईशा पूर्व, इस तरीके से डिवाइड हुआ। इसको दो भागों में विभक्त कर दो। कौन कौन सा? एक 1500 से लेकर के 1000 ईशा पूर्व और एक 1000 से लेकर के 600 ईशा पूर्व। ये जो 1500 से 1000 तक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं, इसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, यानी कि इसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, इसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं और इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईशा पूर्व की है, जो कि दो भागों में विभक्त है। यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी अब हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। पूछा जाता है आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों का भारत में प्रारंभिक विस्तार के बारे में यदि हम देखें तो सप्त सैंधव प्रदेश तक था। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है? सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि जो इंडस वैली जो ये है, यानी कि इंडस नदी, इंडस यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये झेलम, ये जो 7 नदियां हैं, वो 7 नदियों के आसपास की ये सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता? आर्य सभ्यता। ठीक है, ये पहले इनका विस्तार जो पहले शुरू में इनका विस्तार यहीं पे हुआ, तो प्रारंभिक विस्तार इनका ऐसा था सप्त सैंधव प्रदेश में। आपको मैं बना करके थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी इस तरीके से, ये कैसे ये सभ्यता फैली थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, यहाँ से इंडस नदी, ये इंडस नदी ये बह रही है। ठीक है, पेन का कलर बदल लेती हूँ। ये इंडस नदी हो गई। यहाँ पे आप देखोगे ये आपका 7 नदियां, ये पूरा इस तरीके से, ये पूरा, और बाकी नदी इंडस बस उधर से गई है, बाकी नदी ये इंडिया से फिर यहाँ पे जा जाके ये मिलती हैं। 7 नदी ये यहाँ पे लिख देती हूँ, इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ठीक है, तो ये सभी नदियां, एक कोई छूट गई क्या मुझसे? हाँ, मुझे लगता है कोई छूट गई। 7 नदियां, इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। एक तो शायद कुछ छूटी है, शायद कुछ छूटी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो 7 नदियों के आसपास ये पूरी ये यहीं पे फैली हुई थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रारंभिक विस्तार, ये जब आए ना, इधर से आ रहे थे, इधर से आए हैं। ठीक है, वो उसके लिए भी अलग अलग बात होती है कि कुछ बोलते हैं इधर से आए, कुछ बोलते हैं इधर से आए, कुछ बोलते हैं इधर से आए, इधर से घूम के ऐसे आए हैं, कोई बोलते इधर से घूम के ऐसे आए हैं, कोई बोलते इधर से आए हैं। तो सब अलग अलग है, लेकिन वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। यहाँ पे आपको जानना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। इसीलिए मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहती हूँ, केवल बस मैंने ये बताया कि इसको क्यों सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया, क्योंकि ये 7 नदियों के पास में था, इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि वो सिंधु नदी के तट पर था। वो सिंधु, मुख्यतः उसके जो जितने भी स्थान थे वो सिंधु नदी के तट पर थे, इसीलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया है। कारण है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे। इसमें वर्तमान भारत
यदि सप्त सैन्य प्रदेश की बात करोगे तो वर्तमान स्थिति में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भाग आते हैं सप्त सैन्य प्रदेश के अंतर्गत। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूजवंत कहा जाता है। ऋग्वेद में ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बढ़िए, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं, एक जो नदी छूट गई थी वो घग्गर नदी, सरस्वती नदी थी। घग्गर सरस्वती, वही मैं सोच रही थी एक कौन सी नदी मुझसे छूट गई है। मैंने बताया था इंडस, यानी कि इंडस मतलब सिंधु, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज इंडिया के, इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के। उसमें से एक घग्गर नदी, घग्गर यानी सरस्वती नदी के नाम से जो जानी जाती है, 7 नदी के पास में ये पूरी सभ्यता फैली थी। कौन सी सब? प्रारंभिक समय में, ये ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यों का विस्तार था वो इन नदियों के पास में था। इन नदियों के पास जो भी स्थान थे वो यहाँ पे सीमित थे, ठीक है। आगे कहाँ जाएंगे बताऊंगी, आगे कहाँ जाएंगे समझिएगा। समाज का स्वरूप पितृ सत्तात्मक था तथा सामाजिक संगठन का आधार गोत्र था। गोत्र के अनुसार सबका विभाजन था। मैं इस गोत्र का, तुम इस गोत्र के, तुम इस गोत्र के, समझ गए। पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि आज की डेट में आप किसका सरनेम लिए हो, आप अपने पिताजी का सरनेम लिए हो, तो बस उस समय भी वही था, पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, ठीक। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी कि ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी कि उस समय बाल विवाह नहीं किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विस्तार से बता रही हूं बात को। और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई है, क्योंकि एक एक बात इंपॉर्टेंट है। पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, सामाजिक संगठन का आधार गोत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में काम उनका आधार था, काम के हिसाब से बंटते थे। जो ज्ञानी था, विद्वान था, वो पुरोहित, जो व्यापार के काम में लगा रहता था वो व्यापारी, ठीक है। श्रमिक वर्ग जो था, ठीक है, तो उस हिसाब से विभाजन था। लेकिन यहाँ पे सामाजिक संगठन का आधार गोत्र बन गया, पितृ सत्तात्मक सत्ता आ गई और संयुक्त परिवार का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आगे आ जाओ ऋग्वेद के, जो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के बारे में हमें सबसे पहला कहाँ पे स्रोत देखने को मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। उस 10 मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति यदि आप देखोगे, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हमें 10वें मंडल में देखने को मिलती है। और पूछा जाता है, वर्ण व्यवस्था की बात आती तो यहाँ पे शूद्रों का भी वर्णन है, शूद्रों का वर्णन है। अब आप बोलोगे क्या ऋग्वेद में किस हिसाब से इन्होंने वर्ण व्यवस्था लाए हैं? तो ये अगेन काम के अनुसार वर्ण व्यवस्था लाए। ऋग्वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप जन्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था आई है, जी नहीं। ऋग्वेद में कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। लेकिन आज की डेट में लोग क्या समझते हैं? आज की डेट में लोग समझते हैं कि ऋग्वेद में लिखा है कि जन्म के आधार पर। आपने कभी ऋग्वेद पढ़ा है जो आप जानोगे? नहीं। ये भ्रांतियां हैं लोगों की कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कहां से, ये पहले से चला, जी नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर तय हुई है। कर्म के आधार पर कोई भी मनुष्य ब्राह्मण, कर्म के आधार पर कोई भी मनुष्य क्षत्रिय, कर्म के आधार पर वैश्य एवं कर्म के आधार पर शूद्र। जो विद्वान है, जो पूजा ये सब के काम में लगा है, तो वो उसको बोल दिया जाता था कि वो ब्राह्मण है। जो लोगों की रक्षा कर रहा है, ठीक है, वो क्षत्रिय माना जाता था। जो क्या कर रहा है, जो वाणिज्य व्यापार में लगा है, उसको वैश्य बोला गया। और जो लोगों की सेवा कर रहा है वो शूद्र कहलाता था। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि वर्ण व्यवस्था
के बारे में सर्वप्रथम हमें साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। पूछा जाता है शूद्रों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का वर्णन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें क्लियर हैं सबको? आगे बढ़े। जाति व्यवस्था की कठोरता स्थापित नहीं हुई थी, बार बार इसीलिए बता रही हूं। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा मतलब समझते हैं क्या होता है? दास प्रथा का प्रचलन का मतलब होता है जो लोगों की सेवा कर रहा है, जो लोगों की सेवा कर रहा है, ये होता है दास प्रचलन। यहाँ पे ये नहीं जो आज की डेट में लोग भ्रांतियां जो फैलाते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा है वैसा है, तो चीजें एकदम फैक्ट्स को क्लियर, आप पढ़े लिखे लोग हो, फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि यदि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उनको जवाब देने में सक्षम बने। ये होता है शिक्षा। गलत चीजें न पढ़ो न किसी को बताओ। ठीक, आगे बढ़ो। राजनीतिक रूप से कबीलाई स्वरूप का समाज था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभक्त थी। आरोही क्रम में हम देखेंगे तो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। इसका क्या मतलब है? देखो, जो परिवार, छोटे छोटे परिवार से क्या बना? कुल बना। क्या बना? कुल बना। कुल, कुल बहुत सारे कुल मिला करके क्या बन गए? ग्राम बन गए, गांव बन गए। बहुत सारे गांव मिल करके क्या बन गए? विश्व बन गए। बहुत सारे विश्व बन मिल करके क्या बन गए? जन बन गए, जो कि आज का जो राज्य है। और जो राज्य सब मिल करके क्या बन गया? राष्ट्र बन गया, जो कि आज का भारत देश है। समझ में आया? बातें क्लियर हैं? यानी कि ये जो जो फैमिली छोटी जैसे फैमिली, हम सब देखो, हम किसी स्थान में रह रहे, फैमिली फैमिली फैमिली, वो फैमिली मिलकर के एक विलेज बन गया, गांव बन गया। वैसे ही था वो गांव पूरा मिलकर के क्या बन जाता है? हमारा एक नगर बन जाता है ना? बन जाता है कि नहीं? पूरा गांव गांव मिलकर के नगर, यानी कि जो अभी आज के देश में, आज की डेट में जो आपका ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वो वही है। विश्व मतलब वही डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सब मिलकर के क्या बन गया? आपका क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है ना? तो उस समय राज्य को जन बोला जाता था। पूरा राज्य मिलकर के क्या बन जाता है? देश बन जाता है ना? तो वही देश राष्ट्र हो गया। तो इसको समझिएगा, ठीक है? तो क्या होता था कि पूरा आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभक्त था। कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। ठीक है? फिर ग्राम का प्रधान ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति, जन का प्रधान राजन। ठीक, आगे बढ़े। फिर उसके बाद में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। तो 2 देवताओं के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन आता है, इंद्र और अग्नि। लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का भी वर्णन है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। और सूर्य को ही सविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सविता कहते हैं। तो गायत्री मंत्र किसकी उपासना के लिए है? सविता की उपासना के लिए। और सविता मतलब सूर्य होता है। सविता का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है? तो उनकी उपासना के लिए गायत्री मंत्र है। ये इसको याद रखिएगा। ठीक है? याद रहेगी इतनी चीजें। यहाँ से एग्जाम में जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 1500 से लेकर के 1000 तक कौन है? ये ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। अब देखिएगा, समझिएगा, मैंने क्या आपको बताया? मैंने आपको यहाँ पे ये फिर से मिटाऊंगी थोड़ा सा छोटा करके। हाँ, ये यहाँ पे समझना इसको, है ना? समझना है यहाँ पे। ये देखो, मैंने क्या बताया? ये हमने ये बनाया था, इस तरीके से मैंने बनाया था ना। और मैंने क्या बताया था कि ये पूरी नदियों के आसपास का ये कौन थे? ये ऋग्वैदिक काल। 7 नदी के आसपास ये रहते थे। अब हम आगे जब उत्तर वैदिक काल आया, यानी कि अब कब आया? 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है अब। ठीक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व निकल चुका। अब 1000 से 600 ईसा पूर्व की अब बात हो रही है। तब उस समय क्या हुआ?
ये लोग अब गंगा बेसिन के तरफ में आगे बढ़ने लगे, यानी कि अब ये यहाँ आने लगे। यहाँ पे आप देखते हैं ना, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रयागराज और ये गंगा ये है ना, और ये पूरा ये इधर पे बंगाल ये सब आ जाता है। तो अब ये धीरे धीरे गंगा बेसिन की तरफ में आगे बढ़ने लगे थे। कब बढ़ने लगे? ये बढ़ने लगे थे आपके उत्तर वैदिक काल में। तो अब ये पहले जो सप्त सैंधव प्रदेश में इनका निवास स्थान हुआ करता था, अब इनका निवास स्थान गंगा बेसिन के तरफ में होने लगेगा। समझ में आया उत्तर वैदिक काल में? ठीक, आगे बढ़े। और क्या है देखिएगा, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वैदिक काल का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। लेकिन उत्तर वैदिक काल का स्रोत क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। अरण्यक जो अरण्य में लिखे गए यानी कि जंगलों में जो लिखे गए हैं उनको बोला जाता है, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनका संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार सप्त सैंधव क्षेत्र से बढ़कर गंगा घाटी तक हो गया था। मैंने बताया ना, अब वो सप्त सैंधव तक बस सीमित नहीं रह गए, अब वो गंगा घाटी तक आने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, कुरु, पांचाल, काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। पूछा गया था ना, काशी का आपने यदि उसको अटेंड किया है एमसीक्यू को, जो 9:30 बजे एमसीक्यू सेशन होता है, यदि आपने उसको अटेंड किया है यूट्यूब में लाइव जो सेशन होता है, यदि आपने उसको अटेंड किया है तो पूछा गया था कि काशी का सर्वप्रथम वर्णन किस में हमें देखने को मिला? तो वैदिक काल में हमें काशी का सर्वप्रथम वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुरु, पांचाल, काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य जनपद थे। ये जनपद, अभी महाजनपद नहीं बने हैं, जनपद है ये, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, जन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जन मतलब आज का राज्य, तो राज्य मतलब समझिएगा कुरु, पांचाल, काशी। यहाँ पे मैंने इकाई आपको समझाया है, तो एक एक चीज को याद रखना है। कुल, ग्राम, विश्व, जनपद। जनपद मतलब मैंने आज के डेट का राज्य है वो, आज की डेट का, लेकिन उस समय उसको जन बोला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुल के, जन के मुख्य को काल के मुख्य जनपद थे। कौन था? जनपद। इससे पहले वैदिक काल में क्या बोला गया था? ऋग्वैदिक काल में उन्हें राजन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजन। जन का मुखिया राजन। अब ये इनको क्या बोला गया जाने लगा? जनपद। क्या बोलते थे? जनपद। जन नहीं, जनपद हो गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में यदि आप देखोगे तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी। उनका उपनयन संस्कार, उपनयन मतलब समझते हैं, जनेऊ संस्कार, महिलाओं का जनेऊ संस्कार हुआ करता था। महिलाओं को सभा एवं समिति का सदस्य बनाया जाता था। सभा समिति क्या है? यानी कि उनको राजनीतिक रूप से भी उनको बोलने का अधिकार था, वो सभा समितियों में भाग लिया करती थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो अब स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। अब उनको जो है अब उतना भागीदारी नहीं मिलती थी, महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई। और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे अब स्थिति अब खराब होने लगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में और सुनिएगा और क्या क्या होता था। जब ऋग्वैदिक काल में हम थे तो जो 4 वर्ण थे कर्म के अनुसार, अब वो क्या होने लग गया था? अब शूद्रों को भी उपनयन संस्कार, यानी कि सभी जगह शूद्रों का भी सभी स्तर पर वो भाग लिया करते थे। लेकिन अब जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तब शूद्रों एवं महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया। उनको अब सभा समिति के सदस्य के रूप में अब उनको सम्मिलित नहीं किया जाता था, ठीक है। महिलाओं को पहले पैतृक जो संपत्ति थी वो मिलती थी, यानी कि जो पिता की संपत्ति में पुत्रियों का हक हुआ करता था, यानी कि महिलाओं का हक हुआ करता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो पैतृक अधिकार महिलाओं से छीन लिया गया, यानी कि स्त्रियों का पैतृक अधिकार समाप्त हो गया।
फिर भी शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। जब इतनी स्थिति खराब हो जाने पर भी यानी कि फिर भी शतपथ ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ग्रंथ है यानी कि पुस्तक है ये। तो उसमें हमें गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों मतलब समझते हैं, जो वेद की ऋचाएं जानती थी, जो वो है विदुषी स्त्रियां। उस समय की गार्गी, मैत्रेयी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो पूछा जाता है गार्गी, मैत्रेयी किस युग से संबंधित है? वैदिक युग से संबंधित है। अब बोला जाएगा कि ऋग्वेद या उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रों का विकास होने लगा। राजा की शक्ति बढ़ने से सभा समिति, गण तथा विदत की शक्ति कम होने लगी। अब राजा की शक्ति अब बढ़ने लगी तो सभा समिति मतलब आज के डेट में आप समझते क्या है? जो सभा समितियां गांव स्तर में, ग्रामीण स्तर पे लगती है ना, ये वही सभा समितियां हैं, ठीक है। गण तथा विदत की शक्तियां कम होने लगी। अब इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि का महत्व बढ़ने लगा। पहले पशुपालन अधिक किया करते थे, वैदिक युग में पशुपालन अधिक करते थे, घोड़े पाला करते थे, गाय पाला करते थे। गाय देखो, मुख्यतः वो गाय पाला करते थे, और जिसके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब पशुपालन के बजाय अब कृषि कार्य को महत्व मिलने लग गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये कोई ब्राह्मण नहीं है शतपथ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। उसमें कृषि प्रक्रिया का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय से ही होता था। निष्क, देखिएगा, निष्क, शतमान आदि माप की इकाइयां थी। पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल में माप की इकाइयां क्या है? तो निष्क, शतमान, ये माप की इकाइयां हैं, ठीक है। फिर अब आगे आओ, अथर्ववेद में पहली बार हमें चांदी का उल्लेख मिला। किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, लेकिन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, और अथर्ववेद में हमें चांदी का उल्लेख मिला। उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? लाल मृदभांड, काले मृदभांड, काले व लाल मृदभांड एवं चित्रित धूसर मृदभांड। नाम याद रखना, लाल, काला, काला लाल, चित्रित धूसर मृदभांड देखने को मिले हैं, ठीक है। अब कुछ साहित्यिक चर्चाएं कर लें। तो वैदिक साहित्य की यदि हम बात करें कि ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है, और वेदों को 4 भागों में, यानी कि वेद 4 प्रकार के हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं यानी कि मंत्र हैं, सामवेद में म्यूजिक है, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान है, अथर्ववेद में चिकित्सा एवं जादू टोने के बारे में बताया गया है। वेदों को सही अर्थ में समझने के लिए वेदांगों की रचना की। वेदांग का अर्थ होता है वेद के ही अंग। वेद में इतने सारे मंत्र सब लिखे हैं कि चीजें समझ में नहीं आती हैं। जब समझ में नहीं आती तो कैसे समझे? छोटा छोटा पार्ट्स करके समझो। वेद का अंग बना लो, वेदांग बना लो। तो वेदांग बना लिया गया, उसी को विभक्त कर दिया गया। तो कुल वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। उन 6 में कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हम बोलते हैं ज्योतिष की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। नहीं, हम बोलते हैं ज्योतिष क्या ज्ञान है, इन्हें बोलते हैं ना। व्याकरण बहुत अच्छा जानते हैं ये क्या चीज जानते हैं? इसकी पढ़ाई ये की है, इसको पढ़े हैं। ये क्या है? वेद है। वेद के ही अंग वेदांग होते हैं, ठीक है। समझ में आया? बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो भी बताइएगा। हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उपनिषदों में दार्शनिक तथा व्यवहारिक तथ्यों पर बल दिया गया, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 हैं। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो मुंडकोपनिषद यानी कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, जो कि हमारे नेशनल एम्बलम में जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से आया, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते आया। वेद तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ने वाला आचार्य उपाध्याय कहलाता है। यानी कि आचार्य आप किसको बोलोगे, जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है वो आचार्य या उपाध्याय कहलाता है। जिसने अध्ययन किया है, जो जानता है, ठीक है। अरण्यक क्या है, जो अरण्य यानी कि जंगलों में पढ़े गए वो अरण्यक कहलाते हैं। आगे आ जाओ, कुछ दर्शन है हमारे, और वो दर्शन कितने हैं, तो षट दर्शन है, यानी कि 6 दर्शन है हमारे यहाँ। कौन कौन से हमारे यहाँ दर्शन है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है। कौन है, कपिल। सांख्य कारिका इन्होंने लिखी। योग दर्शन प्रणेता कौन, तो पतंजलि, और इन्होंने योग सूत्र लिखा। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन, तो गौतम, इन्होंने न्याय सूत्र लिखा। वह शिक्षा के, वैशिक लिखा है लेकिन वह शिक्षा याद रखिएगा। वह शिक्षा के प्रणेता कौन, कणाद, उल्लूक भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन, तो जैमिनी। उत्तर मीमांसा जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेदांत भी कहते हैं, तो उसके प्रणेता कौन, तो बादरायण। और इन्होंने ब्रह्म सूत्र, यदि हम देखें तो इन्होंने क्या लिखा, ब्रह्म सूत्र की रचना की है। किसकी रचना की है, ब्रह्म सूत्र की रचना की है। बातें समझिएगा, ये क्या है, ये 6 दर्शन है। क्या है, 6 दर्शन, 1 2 3 4 5 6, ये षट दर्शन है हमारे। यदि हम देखेंगे तो सनातन परंपरा के या हमारी भारतीय परंपरा के, भारतीय सनातन धर्म परंपरा में षट दर्शन देखने को मिलते हैं। उन षट दर्शन में ये 6 दर्शन है। 6 दर्शन के प्रणेता और उन्होंने क्या लिखा, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको याद करने की कोशिश हमें करनी है। और डेफिनेटली यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बना कर पढ़ेंगे, डेफिनेटली याद हो जाएगा चीजें। आप यदि नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़िए, ठीक है। और यदि आप नोट्स बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। इसी के साथ में जो लोग YouTube में देख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो लोग मोबाइल ऐप में देख रहे हैं तो वो तो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी PDF ही आप लोगों को मिलेगी, तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में ये वाला जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है। तो मैं आज की क्लास को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई हैं। कहीं में भी कोई भी डाउट यदि रह गया, मेरी कोशिश रही है कि आपको चीजें समझ में आए, लेकिन यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट रह गया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कहाँ पे कोई डाउट है। मैं और भी ज्यादा इसको अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली वो आपको हेल्प करे। और इसी के साथ में आज की क्लास को भी मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।